The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, यूपी पीजीटी, टीजीटी, किसी भी तरीके का एंट्रेंस आप देना चाहते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ, तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं. हमारे कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हम इग्नू, यूनिवर्सिटीज, अकेडमिक्स, कॉम्पिटिटिव सब तरीके के कोर्सेज बनाते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने आईईएस की कुछ वीडियोस को अपलोड किया था. आईईएस की वीडियोस में हमने अभी तक स्ट्रेटेजी सेशंस को डिस्कस किया है और हमने ये समझाने की कोशिश की कि आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, आपका रफली एक ईयर का क्या प्लान होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग फॉर द आईईएस. आज की इस वीडियो में हम आईईएस के सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि है जीएस पेपर 4 यानी कि जनरल इकोनॉमी पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी, उसका पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उस वीडियो को देखकर आइए, क्योंकि उस वीडियोस के थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा, नहीं तो आज की वीडियो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगी. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, इंडियन इकोनॉमी कैसा दिखता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हमने प्लानिंग जो थी वो कितने तरीके की होती है और हमने जो प्लानिंग अडॉप्ट की वो वही प्लानिंग क्यों अडॉप्ट की. ठीक, उसके बाद में हम 5 ईयर प्लान्स को पढ़ेंगे. 5 ईयर प्लान्स के अंदर हम डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल को पढ़ेंगे. ठीक है, यानी कि नेहरू मालवीय मॉडल क्या होता है, नेहरू मालवीय मॉडल के अलावा जो आप वकील का वेस्टकोट मॉडल होता है, ब्रॉडली यही 2 मॉडल्स है वो फॉलो किए गए थे. फिर उसके साथ में हम सारे 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट रखा गया, कौन से 5 ईयर प्लान का टारगेट अचीव हुआ, कौन से 5 ईयर प्लान का टारगेट अचीव नहीं हो पाया, अचीव ना हो पाने के क्या क्या रीजंस थे. और आपको पता है कि बीच में ऐसा भी टाइम आया था कि हमें 5 ईयर प्लान्स को सस्पेंड करना पड़ा था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के पास सब्सिस्टेंस के पैसे नहीं थे, हम खुद को सस्टेन कर पाए इतने पैसे नहीं थे, और इसीलिए हमको अपने 5 ईयर प्लान को सस्पेंड करना पड़ा. फिर हम उसके बाद में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 5 ईयर प्लान थे उनका एक एनालिसिस करेंगे कि वो कितने सक्सेस हुए, कितने वो फेल हुए. ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे नीति आयोग, जो अब आपके थिंक टैंक है, और फिर हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में कंपैरिजन. ठीक है, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए डेवलपमेंट के लिए ना डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजीज होती हैं. कुछ कंट्रीज किसी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करती है, कुछ कंट्री किसी स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करती है. तो हमको इसमें ये जानना है कि इंडिया ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, फिस्कल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ट्रेड रिफॉर्म्स. फिस्कल रिफॉर्म्स में हमको पढ़ना है कि टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से लेके क्या क्या रिफॉर्म्स आए. ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में हमको पढ़ना है कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, आपको पता है इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से एस्टेब्लिश हुआ था. ट्रेड रिफॉर्म्स यानी कि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज देखते हैं उनमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ, ये सब हमको समझना है. बहुत इंटरेस्टिंग वे से बिल्कुल स्टोरी की तरह समझेंगे कि सेबी क्यों आया, हमने इस तरीके की प्लानिंग को क्यों अडॉप्ट किया, हमारे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें किस किस तरीके की हो सकती है, इंपेरेटिव प्लानिंग क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है, एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे. ठीक है, फिर आपका सेकंड टॉपिक आता है फेडरल फाइनेंस. फेडरल का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 तरीके की सरकार हो, 2 तरीके की यानी कि 2 सब टाइप, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंस को लेके क्या रिलेशन है वो हमें इसमें पढ़ना है, यानी कि उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या है, फिस्कल फाइनेंस को लेके, या फिर जो फिस्कल रिलेशंस है सरकार के वो कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन और रिलेशंस के बारे में क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, किसके पास कम पावर होनी चाहिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल देखेंगे. फिर उसके बाद में फाइनेंस कमीशंस को देखेंगे. फाइनेंस कमीशन यानी कि अभी तक हमने जितने भी फाइनेंस कमीशंस को यूज किया है, यानी कि जितने भी फाइनेंस कमीशन इंप्लीमेंट किए हैं उन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रॉड आइडिया लेंगे, और जो 13th, 14th, 15th फाइनेंस कमीशंस हैं उनके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, किस फॉर्मूले पे वो बेस्ड होते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, टैक्स किस बेसिस पे शेयर होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या होता है, वर्टिकल इक्विटी क्या होता है,
इनइक्वालिटी को कैसे कर्ब किया जाता है। फिर जो सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है, देखिए आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को लेकर कोई भी सबसे बड़ी कमीशन बैठा है तो वो सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है। इससे बढ़कर सेंट्रल स्टेट रिलेशन में किसी कमीशन ने बात नहीं की है। और अगर हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो वो बात सरकारिया कमीशन के बिना पूरी ही नहीं हो सकती है। बात को पूरी करनी है तो सरकारिया कमीशन की बात करनी पड़ेगी। इसके साथ में हम इसमें पुंछी कमीशन भी पढ़ेंगे, वो भी एक स्टेट रिलेशंस पर ही बेस्ड है। फिर हम देखेंगे कि जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हुए। जैसे कि आप सभी जानते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आप अभी देखते होंगे पंचायत या फिर जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, उन सब पे हमने मतलब पहले क्या था, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट होती थी। अब क्या है, हमारे ब्लॉक लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, जिला पंचायत, जिला परिषद, वो सब भी होता है। तो उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, ये सब हमको समझना है। देन हमको समझना है बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी। बजटिंग का मतलब क्या होता है, बजटिंग में हम समझेंगे कि बजट क्या होता है, बजट के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है, बजट के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अलावा हमारा रिवेन्यू के सोर्सेज क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, और एक्सपेंडिचर के अलावा हम क्या समझेंगे बेटा कि कितने तरीके के बजट होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट के अलावा बेटा हम क्या समझेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या फिस्कल पॉलिसी अपनाई है। फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार की पॉलिसी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से एक्ट सरकार लेके आई है, इन एक्ट के क्या क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या क्या नेगेटिव रहे, वो सब समझेंगे। फिर उसके बाद में हम समझेंगे ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है, पैरेलल मनी क्या होता है, पैरेलल इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट में जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है उसकी क्या कंडीशन है, ये सब हम इससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है ब्लैक मनी की, उस कितना रफली ब्लैक मनी है, उसके जेनेसिस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रेमेडीज क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, और बहुत इजी है इसको समझना। क्या समझना है इसमें, इनइक्वालिटी के एस्टिमेट्स क्या है, पॉवर्टी मेजर कैसे करते हैं इंडिया में, पॉवर्टी कैसे मेजर करते हैं, हेड काउंट रेशो हो गया, फिर उसके बाद में तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, अलग कमेटी, ये सारी कमिटीज आई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मेजर करना है, ठीक है। तो पॉवर्टी मेजर्स ऑफ इंडिया, अप्रेजल, गवर्नमेंट मेजर, गवर्नमेंट ने क्या क्या तरीके दिए जिससे कि पॉवर्टी कम हो जाए। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रिकॉर्ड पढ़ना है, यानी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमको क्या पढ़ना है बेटा, हमको डेमोग्राफी पढ़ना है, ठीक है। व्हाट वी विल रीड डेमोग्राफी, ठीक। और फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या पढ़ना है। एक आपने बहुत टर्म सुनी होगी डेमोग्राफिक डिविडेंड, उस पर हमको डिस्कशन करना है कि क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड है या डिजास्टर नहीं हो जाए। इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है और पॉपुलेशन पॉलिसी स्टार्टिंग से कैसी थी और अब उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या सच में हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है या फिर किसी और रीजन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा फोकस कहीं और है। तो ये सब चीजें हमको समझनी है। इसके बाद में हमको देखना है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। देखिए ये जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मैं अभी बता दूं, आपके सिलेबस का सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक है, इससे ज्यादा लेंथीएस्ट टॉपिक नहीं, वो आपको देख के भी लग रहा होगा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डोमिनेंस स्टार्टिंग से रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डोमिनेंस अगर एग्रीकल्चर पे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट भी ज्यादा हुए हैं, एग्रीकल्चर को लेकर रिसर्च भी ज्यादा हुई है। एग्रीकल्चर हमको खाना देता है जो कि हम सबकी बेसिक नीड है, तो सबसे ज्यादा काम इसी पे किया है और ये सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक है। इस पे अगर आपने एग्रीकल्चर को 360 डिग्री कवर कर लिया देन यू डोंट नीड एनीथिंग, फिर आपको कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस हमें देखना है क्या क्या टेक्नोलॉजीज और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। लैंड रिलेशंस देखने हैं, लैंड रिफॉर्म्स देखने हैं, रूरल क्रेडिट कैसे मैनेज होता है, मॉडर्न फार्म इनपुट्स और मार्केटिंग देखनी है, प्राइस पॉलिसी, सब्सिडीज,
कॉमर्शलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स भी हैं, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे आपने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स देखा और अब यहाँ पे भी आपने देखा गवर्नमेंट के मीजर्स, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपको देखने में लग रहा है कि कितना ज्यादा सिलेबस है, कितना ज्यादा सिलेबस है, बट एक्चुअल में जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ये एक दूसरे के साथ इतना इंटरलिंकेजेस है, इसमें इतना इंटरलिंकेजेस है कि आपको ये लगेगा कि नहीं, बहुत सारे टॉपिक तो कई बार खुद रिपीट हो रहे हैं। फिर इसके बाद में हमको पढ़ना है इंडियाज एक्सपीरियंस विद अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। ये क्या है बेटा, ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है, या फिर इसको जियो इकोनॉमिक भी बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि माइग्रेटरी फ्लो होते क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का फ्लो क्या होता है, माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ओरिजिन पे, डेस्टिनेशन पे। जैसे कि आपने शिवसेना का पढ़ा होगा, शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहती है कि महाराष्ट्र में मराठी पहले, यानी कि लोकल लोगों को पहले। उसके अलावा भी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, हरियाणा की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के जो लोग हैं जिनके पास स्टेट का डोमिसाइल है उनके लिए कुछ जॉब्स को रिजर्व कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का इम्पैक्ट होता है डेस्टिनेशन की कंट्री पे, किस तरीके का इम्पैक्ट होता है ओरिजिन की कंट्री पे, प्रोसेस क्या है अर्बन सेटलमेंट का, अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती है। देन वी विल स्टडी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म हमको पढ़ना है, रिजर्वेशन पॉलिसी, पहले क्या क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो किस तरीके की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में क्या क्या चेंज आया, फिर कंपटीशन पॉलिसी आई, फिर इंडस्ट्रियल के फाइनेंस आए, फिर बैंक आया, फिर शेयर मार्केट आई, फिर इंश्योरेंस कंपनीज आई, फिर पेंशन आई, किस तरीके से इवॉल्व हुआ। देखिए पहले तो बैंक भी इतने नहीं थे ना, एफडीआई तो बिल्कुल नहीं था, किस तरीके से इंडस्ट्री रन करती थी, किस तरीके से इंडस्ट्री वर्क करती थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। लेबर, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, स्ट्रेटेजी क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, अर्बन लेबर मार्केट क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ना है। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में आजकल एक टर्म बहुत फेमस हो रहा है, दैट इज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी को पढ़ाना है, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन लेबर, सोशल रूल्स रिलेटिंग टू लेबर, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, जनरेशन लेबर, स्टैंडर्ड्स एंड इट्स इम्पैक्ट। इसके बाद में क्या पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड के क्या फीचर्स है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है ट्रेड में, यानी कि कौन सी चीज को हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, ट्रेड सरप्लस रहता है, किन कंट्रीज से ट्रेड डेफिसिट रहता है, किन कंट्रीज से ट्रेड सरप्लस रहता है, रिसेंट चेंजेस क्या है ट्रेड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, टैरिफ पॉलिसी क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, डिफरेंट तरीके के एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ रिक्वायरमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस। इसके बाद में हमको पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फर्स्ट स्लाइड पे जाइए। ये देखिए यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लिखा हुआ है ना। और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियाज मनी मार्केट, इंडिया मनी मार्केट क्या है, इसमें पार्टिसिपेंट क्या है, आरबीआई का रोल किस तरीके से चेंज किया है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किस तरीके से आए हैं, फॉरेन बैंक्स, एनबीएफसीज, इंडिया का कैपिटल मार्केट और सेबी, डेवलपमेंट क्या हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में और इसके रिलेशन क्या है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ, कमोडिटी मार्केट क्या है इंडिया में, स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट्स, रोल ऑफ एफएमसी। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमको समझना है डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन के साथ में हमको समझना है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने कितने तरीके का इन्फ्लेशन होता है, उसके ट्रेंड्स क्या है, उसके एस्टिमेट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस और रेमेडीज क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे बनाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स और ट्रेंड्स क्या होते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत छोटा बहुत इजी टॉपिक है। तो ये सारा सिलेबस हमको इंडियन इकोनॉमी में कवर करना है।
जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप डेडिकेटेडली कंसिस्टेंसली इसको करेंगे तो 2-3 महीने में पूरा कवर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, ये सब हमको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.